हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको आगे करेंगे। इससे पहले 2 मिनट हम लोग अपना नॉर्मली जो पीछे पढ़े हैं आपको बता देंगे। जैसे कि हम लोग ने भारत की अवस्थिति विस्तार को पढ़ लिया था। भारत की सीमाओं का थोड़ा बहुत हम लोगों ने इधर देख लिया था कि कैसे कैसे सीमाओं का विस्तार है। उसी को पहले से हम लोग जैसे नॉर्मली पहले सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ कैसे स्थिति है, मोटा मोटा समझ लिए थे। उसको एक फ्लो चार्ट बना के नॉर्मली लिख दिया गया है ताकि आप लोग प्रॉपर अगर नोट करना चाहें तो आराम से नोट कर लें। अभी इसकी ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे चीज़ों को सेट करना है। बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी और इसी के साथ आराम से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए अभी आराम से कर रहे हैं और मस्त से एकदम पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं है, देखते रहिए आराम से। अब जैसे हम लोगों ने पूरा जो भी नॉर्मल पढ़ना था, अवस्थिति विस्तार पढ़ना था, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी कैसी क्या है, कहाँ से कौन से पर्वत है, किसके किसके बीच में है, सागरों को थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने जान लिया था। अब सीमाओं को समझ लिया था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन बन के आता है कि सबसे लंबी बाउंड्री भारत की किस देश के साथ है, सबसे ज़्यादा भारत किस देश से सीमा साझा करता है, तो कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत की जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर, दशमलव समथिंग है, दशमलव कुछ और है, थोड़ा सा एकदम वो नहीं है, दशमलव में आपको नहीं समझना है कि बांग्लादेश से हमारी जो सीमा है लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। थोड़ा 4000 किलोमीटर आप मोटा मोटा दिमाग में याद रखिए कि बांग्लादेश से हमारी सीमा 4000 किलोमीटर के आसपास है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल पे स्टार लगा है, तो हमारी जो सीमा लगती है उसमें से वेस्ट बंगाल जो राज्य है यानी पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा अगर किसी के साथ है तो वो वेस्ट बंगाल से ही है। मतलब सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल राज्य की सीमा लगती है जो बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कौन सा है? आसाम राज्य से लगता है। तीसरा क्या है? मेघालय। चौथा त्रिपुरा और पांचवा क्या है? मिजोरम। 5 राज्य हम लोग देख लिए। त्रिपुरा को इसलिए रिकॉर्ड में किया गया है कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है ना जो तीनों तरफ से जिसको बांग्लादेश ने घेर रखा है। इसकी बाउंड्री को जो है जीरो लाइन, शून्य रेखा बाउंड्री कहते हैं, जीरो लाइन रेखा कहते हैं। तीनों तरफ से इसको जो क्या कहते हैं, बांग्लादेश के मध्य में है। अब अगर जैसे बांग्लादेश का आपको मैं छोटा सा मैप यहाँ बना दूँ कि बांग्लादेश को आप लोग हल्का फुल्का अगर देखना चाहें, ऐसे कुछ करके बांग्लादेश बनता है, उसके बाद ऐसे ऐसे करते चला जाता है। तो यहाँ तक बांग्लादेश के जो है आपका इधर का इतना जो बाउंड्री होता है आपका वेस्ट बंगाल बनाता है। ये लोग हम लोग कल बात कर चुके हैं पर दोबारा हम दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ तक जो होता है इधर का क्षेत्र होता है। असम वैसे 3-4 तरीक़ों से बनाता है। असम इधर भी बनाएगा, असम इधर भी आ जाएगा, बस बीच में थोड़ी देर के लिए मेघालय आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पूरा 3 तरफ से इसने ऐसे त्रिपुरा जो है ना, त्रिपुरा ऐसे करके ऐसे आया है इसमें, तो त्रिपुरा का यहाँ पूरा त्रिपुरा को ले लेता है और इधर आगे चल के मिजोरम को ऐसे करके ले लेता है। तो मिजोरम का यहाँ पूरा पार्ट इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोगों ने देख लिया मोटा मोटा। भी आप लोग मैप अगर रखे होंगे देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। यहाँ तक का पूरा मैटर हो गया। फिर आ जाता है चीन से सीमा। चीन की जो सीमा है वो हम लोगों की लगभग 3500 किलोमीटर, मान लीजिए 12 किलोमीटर अगर और जोड़ लिया जाए तो 3500 किलोमीटर की रेखा है। और चीन की सीमा जो है हमारी वो कृत्रिम सीमा है। अब मतलब कृत्रिम हम लोगों ने खुद ही इसका निर्धारण किया है। मैकमोहन रेखा इसे कहते हैं। 1916 में इसका निर्धारण हुआ था, सर हेनरी मैकमोहन साहब ने किया था, ठीक है। मैकमोहन ने इसका किया था जो सीमा का निर्धारण, इसलिए इस नाम का मैकमोहन रेखा पड़ा गया। अब मैकमोहन रेखा भारत में कहाँ है, कौन से क्षेत्र में पड़ती है पूछ लेगा। क्या लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है? ऐसा नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश के पास हम लोगों का इनसे बॉर्डर है ना, उस क्षेत्र की रेखा को जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उधर मैकमोहन रेखा है। जो पश्चिम पूर्वोत्तर भारत में जो इसकी सीमा है चीन से, वो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। और बाकी अगर और देखा जाए तो इनसे जो एलओसी का क्षेत्र पड़ता है ना, वो वाला क्षेत्र इनसे रिलेटेड है हमारा। लद्दाख हमको पता है इनसे सीमा बनाता है। लद्दाख इसलिए हाईलाइटेड है, जितने पे स्टार लगा है समझ लीजिए कि वो राज्य जो है सबसे लंबी सीमा इन्हीं से है। तो लद्दाख से सबसे लंबी सीमा अगर सारे राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करता है चीन से वो लद्दाख करता है। लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की सीमा लद्दाख से ये साझा करता है, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उसके नीचे आप उत्तराखंड देखते हैं, फिर सिक्किम देखते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। अब आप लोग यहाँ तक देख लिए। अब आपको भी दूसरा वाला बता देते हैं। फिर सिक्किम मुक्किम का थोड़ा बहुत डिफाइन भी करना है कि पाकिस्तान का देख लेते हैं। पाकिस्तान से जो रेखा है इसको 1947 में निर्धारण हुआ था। सीमा आयोग बनी थी पाकिस्तान के लिए, सीमा आयोग निर्धारण करने के लिए जो वो हुआ था। तो रेडक्लिफ साहब इसके क्या थे? हेड थे। तो 2 लोग कांग्रेस से और 2 लोग लीग से लेके पूरा निर्धारण किया गया था। सीमाओं का निर्धारण हुआ था 1947 में। तो ये भी क्या कैसी सीमा है? प्राकृतिक ना होकर मानव निर्मित सीमा है। ये जो हम लोगों ने इसको बनाया इसका नाम रेडक्लिफ रेखा है। इसमें से सबसे पहले लद्दाख से हमारा बॉर्डर बनता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर से बनता है, फिर पंजाब से बनता है, फिर राजस्थान से बनता है, फिर गुजरात से बनता है। याद रखिएगा
पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहे हैं कि जो लद्दाख है यूनियन टेरेटरी है, यानी संघ शासित है। सेम यहाँ लद्दाख भी संघ शासित है, तो इसको राज्य की कैटेगरी में मत रखिएगा। अगर पेपर पूछता है, मान लीजिए कि चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप कदापि 5 मत मारिएगा। 1, 2, 3 और 4, ये मात्र 4 ऐसे हैं जो राज्य की कैटेगरी में हैं। ये संघ शासित क्षेत्र है। जो लद्दाख है आपका, ये संघ शासित है। तो जब अगर पूछता है किसने यूनियन टेरिटरी यानी कितने संघ और कितने राज्यों से सीमा बनाता है टोटल, तब आप मारिए पूरा 5, क्योंकि एक ऐसा पेपर पूछ चुका है अभी जस्ट पेपर में, लेखपाल के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो हम लोगों ने, जितने भी लोगों ने 8 मारा उनका आंसर सही हो गया, जिन्होंने 9 मारा गलत हो गया, क्योंकि दिल्ली को राज्य नहीं माना, वो संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली। तो आप लोग भी इन चीज़ों को बहुत आराम से, बारीकियों को ध्यान रखिए थोड़ा। जैसे कि लद्दाख, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान पहुंचे थे, तो पाकिस्तान से सीमा कितनी थी? 3223, यानी मान लीजिए कि 3323 है। मान लीजिए 3300 किलोमीटर सीमा हमारी इनसी है मोटी मोटी। उसके बाद लद्दाख पड़ेगा जम्मू कश्मीर। अब ये दोनों तो यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। अब दोनों यूनियन टेरेटरी है, 2019 में इनका निर्धारण हुआ था। यूनियन टेरेटरी यानी संघ शासित क्षेत्र है, तो इनको तो राज्य की कैटेगरी में रखे नहीं। अब इससे क्या होता है, केवल 1, 2 और 3 ऐसे हैं जो राज्य हैं पेवर, जो इनसे सीमा बनाते हैं। उसके बाद में पंजाब है आपका, राजस्थान और गुजरात है। अब राजस्थान से जो हमारी सीमा है, इनसे सबसे लंबी सीमा राजस्थान साझा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, नेपाल को देख लेते हैं। जो नेपाल है, नेपाल से इनकी हमारी लगभग 1791 यानी 1750 किलोमीटर की लगभग सीमा बनती है। सबसे पहले उत्तराखंड की सीमा है, उसके नीचे उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद बिहार की है, उसके बाद वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है, फिर सिक्किम सीमा बनाता है। अब कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे कि क्या वेस्ट बंगाल बनाता है कि नहीं बनाता है। तो वेस्ट बंगाल बनाता है, और वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्र पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, चिकन नेक। चिकन नेक होता है, जो चिकन नेक क्या है कि चिकन नेक से वेस्ट बंगाल से बहुत सकरा सा क्षेत्र वेस्ट बंगाल का। जैसे अगर नेपाल यहाँ खत्म हो रहा है, तो जस्ट यहीं से ऐसे वेस्ट बंगाल बॉर्डर बनाते हुए ऐसे पूर्वोत्तर भारत में निकलता है। तो मात्र इतना रास्ता रह जाता है, ठीक है, जिस पे हमेशा चीन की निगाह बनी हुई है। चीन चाहता है कि इतना कब्जा कर लिया जाए किसी तरह, तो पूर्वोत्तर भारत से हमारा लिंक टूट जाएगा। यानी पूर्वोत्तर भारत से हमारा कोई एक जाने के लिए, अगर बिना टैक्स फ्री हम जाना चाहते हैं कि हम अपनी भूमि से चले जाएं, ना हमें बांग्लादेश को छूना पड़े, ना हमको नेपाल को छूना पड़े, तो हम इतने से जाते हैं हमेशा। तो अगर हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इधर से ही होता है, तो इस पर निगाह बनी रहती है। तो इतना बॉर्डर मात्र नेपाल से उसका साझा होता है वेस्ट बंगाल का, याद रखिएगा, मैप पे देख लीजिएगा। फिर क्या कहते हैं, आप लोग आ जाइए उत्तर प्रदेश। नेपाल से उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम बता ही दिए। सिक्किम को भी आराम से फिर डिफाइन कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं म्यांमार पे। म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहते हैं, एक समय ऐसा था कि जो है 35 तक, ये 1835 तक शायद, हाँ 1835 तक म्यांमार जो था अपना ही हिस्सा हुआ करता था। एक ऐसा समय भी था कि म्यांमार अपना था, म्यांमार अपने अंदर था। उसके बाद म्यांमार का बंटवारा हो गया, तो म्यांमार को बांट के अंग्रेजों ने म्यांमार को अलग देश बनाया 1643। आप लोग जो देखते हैं, ये 1935 में शायद म्यांमार को बांटा गया था, 1835 में नहीं, 1935 में। क्योंकि अगर 1935 में बांटा जाए, अगर 1835 में बांटा जाएगा, तो ऐसा हुआ था जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में मांडले जेल में भेजा गया था किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो कोई सिचुएशन ही नहीं बनती। आप चीज़ों को रिलेट कराएंगे तो हो जाएगा। अभी ये हो गया, म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, नागालैंड सीमा बनाता है, मणिपुर बनाता है और मिजोरम सीमा बनाता है। ये सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स के। और ऐसे एक श्रृंखला में हैं, ऐसे ऐसे जाके अरुणाचल प्रदेश से ऐसे ऐसे फिर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ तक तो अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके जस्ट नीचे नागालैंड, फिर इसके नीचे क्या करेगा? मणिपुर, और सबसे नीचे मिजोरम पड़ता है सबसे किनारे पे। तो ये इतना सीमा इधर बनाते हैं हम लोग। इस पर बात हो चुकी है, फिर दोबारा भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन ही हो जाएगा हमारा भी और आपका भी। तो म्यांमार है 1643 किलोमीटर का, इनसे हमारा बॉर्डर है 1600 किलोमीटर, आप दिमाग में रखिए मोटा मोटा। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, इनसे नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। जिस पे स्टार लगा है, इसका समझ लीजिए कि उस राज्य, उस देश से सबसे लंबी सीमा कौन सा भारतीय राज्य लगाएगा, उस पर स्टार लगा दिया गया, ठीक है। अब आ जाता है भूटान। भूटान जो होता है, भूटान से हमारा बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार है। भूटान से हमेशा हम लोगों का व्यवहार अच्छा ही रहा है। 699 किलोमीटर की बाउंड्री है, यानी 700 किलोमीटर की लगभग बाउंड्री भूटान से पड़ती है। भूटान को लगभग हम लोगों ने तीनों तरफ से घेर रखा है। अब भूटान का एक हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर का सिक्किम से लगता है, उसके जस्ट नीचे वेस्ट बंगाल का लगता है, ठीक है। उसके बगल में असम का लगता है और फिर अरुणाचल प्रदेश का लगता है। कितने राज्यों की सीमा लगती है भूटान से? 1, 2, 3, 4 प्योर राज्यों को याद रखिएगा। अफगानिस्तान से जो हमारी रेखा है उसका नाम क्या है? डूरंड। सर ये डूरंड रेखा जो निर्धारण हुआ था, ये 1893 में हुआ था। 1893 के सन में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। अफगान के जो उस टाइम पे
शासक हुआ करते थे उनसे किया गया था इसका समझौता, अंग्रेज शासकों ने किया था। तो उसके 109 किलोमीटर की बाउंड्री है, जिसमें केवल एकमात्र यूनियन टेरिटरी यानी अपनी लद्दाख उससे सीमा बनाती है। कहीं कहीं बुक में जम्मू कश्मीर लिखा है, बट अब 2019 के बाद में लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग राज्य हैं, संघ शासित हैं, तो कोई समस्या नहीं है। अब इससे डूरंड रेखा आपको पता चल गया 106 किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में है, कश्मीर के उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र पे पाकिस्तान का अधिकार है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अगर ऑप्शन में नहीं देता भारत तो आप लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र को मत चूज करना पड़ेगा, आपको मजबूरी है आपकी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम लोग समझ गए। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो चीज़ समझनी थी। आप लोग देख रहे होंगे कि लद्दाख आप लोगों को लगभग 3 जगह दिखना चाहिए था। कितनी जगह लद्दाख दिखना चाहिए? 3 देशों से लद्दाख की बाउंड्री रखती है पूरी पूरी। एक नंबर एक आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे, एक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? लद्दाख की 3 देश से सीमा लगती है, एक चीन से, दूसरी लगती है किससे? पाकिस्तान से, और तीसरी लगती है किससे? अफगान से। लद्दाख ऐसा राज्य है जिसकी 3 देशों से सीमा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको एक बता दिए। ठीक है, फिर आ जाइए सिक्किम पे। सिक्किम आपको 3 जगह मिलना चाहिए। सिक्किम सबसे पहले यहाँ मिल गया, सिक्किम उसके बाद में आपको मिल जाएगा कहाँ पे? सिक्किम आपको दूसरा यहाँ मिल गया। सिक्किम एक जगह और मिलना चाहिए आपको। सिक्किम से एक और बॉर्डर किसका लगता है? ये भूटान वाला। 3। तो सिक्किम से भी 3 राज्य, मतलब सिक्किम जो है 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से देश से बनाता है? सिक्किम सबसे पहले भूटान से सीमा बनाता है, उसके जस्ट बगल में चीन से सीमा बना लेता है, उसके बगल में सिक्किम बना लेता है नेपाल से। नेपाल इस तरफ है, सिक्किम अगर राज्य ये है तो इस तरफ नेपाल है, ऊपर चाइना है और इधर भूटान है। ठीक है, अगर ये सिक्किम है तो। अब ऐसे सेम लद्दाख का देख लेते हैं। अगर इधर का ये क्षेत्र पूरा लद्दाख का है ऐसे, तो लद्दाख में इधर तो चीन पड़ेगा, इस क्षेत्र में चीन पड़ेगा। अगर दिख रहा हो आप लोगों को, अगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अगर ये लद्दाख है तो इस क्षेत्र में इसके चीन पड़ेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में आपका क्या होगा? यहाँ पे अफगान पड़ेगा। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में क्या होगा? आपका पूरा पाकिस्तान पड़ेगा। 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य आप लोग अरुणाचल प्रदेश, आपको 3 जगह दिखेगा। एक अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ दिखेगा, एक अरुणाचल प्रदेश आपको दिखना चाहिए यहाँ दिखेगा, एक अरुणाचल प्रदेश अभी और दिखना चाहिए, ये देखिए यहाँ दिख रहा है म्यांमार से। तो जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर अगर हम लोग पढ़ना चाहें, यहीं बना दे रहा हूँ, तो अगर आपका अरुणाचल प्रदेश ऐसे जाके ऐसे करके कुछ ऐसे बनता है, अरुणाचल प्रदेश ऐसे है, तो सबसे पहले भूटान से इसका बॉर्डर है। भूटान के जस्ट ऊपर चले जाएंगे तो चीन से बॉर्डर है, यही जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण यही किया गया है। उसके बाद में इस तरफ देखेंगे तो म्यांमार से। ठीक है, तो 3 ये समझ गए। इससे क्या है कि ये 3 ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है 3 देशों को टच करती हैं, 3 देशों से बाउंड्री लगती है। त्रिपुरा को हमने क्यों अंडरलाइन किया? क्योंकि त्रिपुरा को मैंने बताया कि तीनों तरफ से घेर रखा है इसने। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी बांग्लादेश की बाउंड्री से ना बहुत कम 49 किलोमीटर की मात्र डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ से इतना मोटा मोटा चीज़ें हमको समझ में आ गई। इतना चीज़ें हम लोग लिख लेना चाहिए, बहुत आराम से चीज़ों को रटने का थोड़ा प्रयास करिएगा, रट लीजिएगा जैसे भी। अब इसकी हल्का सा आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करके आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा। इरेजर, इरेजर चला गया, इसको इरेज करके फिर आपको इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद करना है। आराम से आपको याद हो जाएगा। इसका बहुत यूनिवर्सल ट्रिक है, बहुत जगह देखा मिल जाएगा, तो ये मत कहिएगा कॉपी है। कॉपी वॉपी नहीं है, वो चीज़ें बहुत यूनिवर्सल हैं, हर जगह नेट पे कभी भी तुरंत सर्च मारिएगा, सबसे पहली कोई ट्रिक दिखेगी तो आपको वही दिखेगी। वही अच्छी भी है, जिससे काम चल जाए। हमको याद करने से मतलब है किसका है, कैसे, हमसे क्या मतलब। इसकी एक ट्रिक बन के आती है बचपन MBA। इतने देश हैं और यही क्रम में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश हैं आपको तोड़ के दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपका क्या आता है नंबर 1 पे? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। हमारी सबसे लंबी सीमा किससे है? बांग्लादेश है। दूसरी किससे है? चीन से है। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन से है। तीसरी किससे है? पाकिस्तान से है। चौथी सीमा किससे है? नेपाल से है। ठीक है, पांचवी कौन से है? म्यांमार से है। ठीक है, म्यांमार से है। छठी कौन सी है? ये कौन सा देश है? भूटान है। ठीक है, उसके बाद कौन से है? अफगान है, AFG, जिससे 106 किलोमीटर रेखा है।
तो सबसे लंबी सीमा रेखा किससे है? बांग्लादेश से है। और सबसे छोटी सीमा रेखा किससे है? अफगान से है। यहाँ तक का मैटर हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, 2-3 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अब उत्तर भारत की हम लोगों ने जो है स्थलीय सीमा को देख लिया। अब भारत की थोड़ी जलीय सीमा को देखते हैं कि जल पर कहाँ तक भारत का कैसे अधिकार है। जल में कौन से 1-2 पड़ोसी देश हैं जो पड़ोसी मानिए, या उनको कहीं कहीं लिख देगा कि इंडोनेशिया पड़ोसी है, कहीं कहीं किताब में लिखा इंडोनेशिया पड़ोसी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को लेकिन हम लोग को समझना है कि इंडोनेशिया कहाँ पड़ रहा है। अभी एक चीज़ और, कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हम लोग की क्या है, स्थलीय और जलीय दोनों सीमा है। जैसे कि नंबर 1 आप लिख लीजिए, सबसे पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो है हम लोगों का जलीय और स्थलीय सीमा दोनों है। जहाँ ऐसे आप लोग पढ़ के ये पढ़ रहे हैं, अगर भारत ऐसे जाके ऐसे पढ़ रहे हैं आप लोग, तो भारत में जो यहाँ से ऐसे आके पाकिस्तान ऐसे बॉर्डर बना रहा है, तो हम लोग अगर चाहें ना तो इस वाले क्षेत्र से, गुजरात वाले क्षेत्र से पानी से भी यहाँ जा सकते हैं। तो जल सीमा भी है, जलीय सीमा भी हमारी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्थल सीमा है, यहाँ जल की भी सीमा है, जलीय सीमा भी हमारा इनके साथ है। फिर और दूसरा जो है, एक एक लिख लिया। दूसरा कौन सा है जिससे जलीय सीमा है हमारी? दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से भी हमारी जलीय सीमा है। बांग्लादेश को हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि बांग्लादेश हमारा जो है ऐसे करके, ऐसे थोड़ा हल्का सा भारत जैसी उसकी आकृति हल्का सा बनती दिखेगी आपको, लेकिन ऐसे हो जाता है। उसके बाद में ऐसे ऐसे करके बांग्लादेश चला जाता है। तो जो बांग्लादेश का ये है, जो गंगा नदी इधर ब्रह्मपुत्र नदी मिलके यहाँ बहती हैं, तो हम लोग अगर कलकत्ता के क्षेत्र से घुसना चाहें तो यहाँ से पानी से भी यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के क्षेत्र में। अब दूसरा आ जाता है, किससे है? म्यांमार है। म्यांमार जो है, म्यांमार से भी हमारी क्या है, इनसे जलीय सीमा भी है। म्यांमार जो पड़ता है ऐसे ऐसे करके पड़ता है, और म्यांमार जो है आराम से, कभी क्या होता था ना, एक समय ऐसा था कि म्यांमार पे हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन था, अभी भी है, लेकिन अभी क्या है, वहाँ थोड़ा तानाशाही चल रही है। म्यांमार से भी हमारा जो है जलीय सीमा भी है। अब यहीं से चीज़ों को उठाते हैं और चीज़ों को आगे और पढ़ेंगे कि हमारी अब जलीय सीमा को थोड़ा विस्तार पढ़ लेते हैं कि जलीय सीमा भारत की क्या है। 1-2 द्वीप जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और द्वीपों को थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कि अगर आप लोग जो है दक्षिण भारत की स्थिति को देखते हैं हम लोग, दक्षिण भारत थोड़ा ये फ्लैट है, ऐसे करके आता है, फिर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो आराम से अभी हम लोग को इतना ही पढ़ने का प्रयास थोड़ा करना है, ठीक है, पूरा नहीं। जो जैसे आपको दिख रहा है मैप, अगर सही नहीं दिख रहा है तब भी आप लोग काम चलाए, क्योंकि हमको इतना केवल हम लोग को भी समझने का प्रयास करना है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो भारत की समुद्री सीमा के विस्तार को समझना है। तो समुद्री सीमा में भारत का कहाँ तक अधिकार होता है? भारत का जो समुद्री सीमा में विस्तार है, सबसे पहले देखिएगा, कोई भी जैसे अगर तट है तो ये खुरदरा तट होता है, सीधा तट नहीं होता। तट ऐसे 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 होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे रेखा लिख दी तो ऐसे ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको सबसे पहले एक आधार रेखा खींची जाती है समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए। इस आधार रेखा के जितने भी जल अंदर आ जाते हैं, जैसे कुछ जल ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ जल बाहर जाएंगे, कुछ जल अंदर आएंगे, तो जो जल अंदर आ जाता है इसे आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग नॉर्मली पता होना चाहिए केवल क्या कहते हैं, आंतरिक जल। आधार रेखा से अगर हम 12 नॉटिकल मील तक जाते हैं, यानी 12 समुद्री मील तक जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारी प्रादेशिक सीमा है। इसे कहते हैं कि ये भारत की प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। भारत की ये क्या है, प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। भारत की प्रादेशिक सीमा कितना है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, ठीक है। नॉटिकल मील जो होता है, समुद्री मील, एक नॉटिकल मील जो होता है भाई साहब, एक नॉटिकल मील होता है 1.82 मील, एक 1.82 किलोमीटर के। और नॉर्मल एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। जो रेस होती है ना, 1 मील की होती है, और जब जो 5 किलोमीटर की रेस होती है वो एक्चुअल में 3 मील की रेस होती है, 3 मील की। तो लेकिन नॉटिकल मील इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी समुद्री दूरियों को नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, यानी समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नॉटिकल मील में 12 समुद्री मील तक हमारा जो विस्तार है वो प्रादेशिक सीमा का विस्तार है, ठीक है। इसे भारत का नॉर्मल समझ लीजिए कि पूर्ण अधिकार है, भयंकर अधिकार है, इसके लिए कुछ भी कर लेगा। दूसरा होता है, यहाँ से जाएंगे इस रेखा से, इस रेखा से, आधार रेखा से नहीं, जहाँ प्रादेशिक सीमा खत्म हो रही वहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं और 24 नॉटिकल मील तक अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। अब संलग्न क्षेत्र में बहुत कुछ काम करता है भारत। संलग्न क्षेत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं? संलग्न क्षेत्र में आप लोग कोई कुछ भी कर लीजिए, आप वहाँ से जाके कोई
क्या कहते हैं, टैक्स वसूल लीजिए। कोई घुस आता है आपकी सीमा के अंदर, आप उनसे टैक्स ले सकते हैं, अवैध कब्जा कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो अवैध का उसके ऊपर वो कर सकते हैं। कोई अगर पोर्ट आ गया, अगर वो कोस्ट गार्ड चाहे तो उसको ला के जमा कर लेंगे कि हमारी सीमा में घुस आया है। मतलब इस पे भी पूर्ण अधिकार होता है। कोई भी खनिज संसाधन है दोहन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, सब कुछ कर सकते हो, पूर्ण एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे जहाँ संलग्न क्षेत्र की सीमा खत्म होती है उससे 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक हमारा जो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसका जो नाम दिया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र नाम दिया जाता है इसे, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, EEZ। इसका जो नाम एक्चुअल में होता है EEZ, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इट मीन अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये। इसमें क्या करता है भारत, इसमें अपना द्वीप बना सकते हो। जैसे क्या कर रहा है अभी सऊदी अरेबिया और ये ओमान वगैरह क्या कर रहे हैं, इन सऊदी अरेबिया, ओमान का, दुबई, कतर उत्तर क्षेत्र में क्या है, ये लोग क्या करते हैं समुद्र में द्वीप का निर्माण करके ना, उसके बाद में उसमें क्या कहते हैं फ्लैट बना के बेच दे रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहे, जैसे चीन ने अभी दक्षिण चीन सागर में अपना क्या किया, एक नया टापू बना डाला खुद से। इतनी माटी ले जाके, बालू ले जाके, बालू को जाके वहाँ के रखा जाए, और भी कुछ प्रोसेस होता है। जब ब्रिज बना दे रहे हो तो टापू बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रिज का निर्माण करके टापू का निर्माण भी कर सकते हो। तो टापू आप लोग अगर बनाना चाहते, कुछ भी बनाना चाहे, यहाँ तक आप 200 नॉटिकल मील तक भारत स्वतंत्र है बनाने के लिए। इसमें अगर कोई चीज़ मिल जाता है, जैसे आपको कहीं गोल्ड की माइन मिल गई, खाने मिल जा रही हैं, जैसे तेल का कुछ संसाधन मिल रहा है, कुछ भी खनिज संसाधन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आप ले सकते हैं। बस यहाँ टैक्सेशन का रूल अलग हो जाता है कि यहाँ कुछ और रूल, और अगर विस्तार से नहीं पढ़ना, हमको समझना है, केवल टैक्स नहीं ले सकते, ऐसा कुछ क्षेत्र हो जाता है ये। अब यहाँ तक आप लोगों को मैंने बता दिया। अब कुछ इतना हो गया। अब ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ इतना ही पढ़ना है तटों में। तटों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अभी देख लेते हैं भारत की तटीय सीमा। मैंने आपको बताया था कि भारत की तटीय सीमा कितनी है। भारत की तटीय सीमा वैसे तो 6100 किलोमीटर के आसपास लिखी जाती है, लेकिन अगर द्वीपों सहित ली जाती है तो 7506 या 7500 किलोमीटर के आसपास है भारत की जो तटीय सीमा है। भारत की तटीय सीमा जो है इतना है। कहाँ से शुरू हो रही है, जो कलकत्ता के पास से शुरू होकर यहाँ आके ख़त्म हो जा रही है। कहाँ पे, ये क्या कहते हैं आपके गुजरात के इस क्षेत्र में खत्म हो जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये कच्छ का रण है, ये खंबात की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी इधर आता है। और उसके बाद में इधर आपका अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह पड़ता है। कौन सा द्वीप समूह पड़ता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। इस क्षेत्र में क्या पड़ता है आपका, इस क्षेत्र में हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है, इस द्वीप में लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है। इसको भी पढ़ना है, अंडमान निकोबार द्वीप को भी समूह को भी पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा तटों को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, हमारा श्रीलंका पड़ता है, ठीक है। अभी इसको भी देख लेंगे तो चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। अब सबसे पहले आप लोग अंडमान एंड निकोबार की एक हेडिंग बना के लिख लीजिएगा आराम से कि अंडमान निकोबार को कैसे क्या करना है। अंडमान निकोबार पे सबसे पहले जब आज़ाद हिंद फौज थी ना, सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही कब्जा किया था भारत ने। तो एक दृष्टि से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही, जिसमें अभी स्वराज द्वीप को क्या किया गया, रॉस द्वीप को बोस द्वीप कहा जाने लगा। एक रॉस द्वीप था यहाँ, अभी जस्ट में करंट में उसको बोस द्वीप कहा गया, ठीक है। हैवलॉक द्वीप को क्या कहा जाता है, इस टाइम पे स्वराज द्वीप कहा जाता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे। यहाँ पे क्या है, यहीं पे एक जेल है। कौन सी जेल है, यहाँ पे काला पानी की जो सज़ा होती थी ना, यहीं पे वो जेल है। काला पानी की जो सज़ा होती थी, सेलुलर जेल यहीं पे है, ठीक है। सेलुलर जेल में ही काला पानी की आप लोगों को सज़ा होती थी, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही आपका वैरन द्वीप है, जो एक ज्वलंत ज्वालामुखी है, अभी एकमात्र भारत का, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सबसे पास में है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, अभी आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे 4-5 जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सेंटलीज, सैम्पियन, ओरोंज, निकोबारी, अंडमानी, ये सब यहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है। इसका हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में पड़ता है। लेकिन चीज़ें अब आराम से करते हैं, खाली नॉलेज नहीं बताना है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अभी जो मैं बोलना जा रहा हूँ समझिए आप लोग। अगर हम लोग इधर से घुसते हैं तो ये क्या कहते हैं, इसको माना जाता है कि ये जो विस्तार है ना, ये हिमालय की श्रृंखला का विस्तार पूर्वोत्तर तक है, चापाकार हिमालय है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, नागा हिल्स पड़ जाएंगी, मिजो हिल्स पड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे और हिल्स पड़ जाएंगी सारी, ठीक है। और ये घुसते हुए कहा, ऐसा माना जाता है कि जो ये विस्तार है इसका,
ये क्या है कि ये हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का जो पूरब में विस्तार, ऐसा माना जाता है कि हिमालय का विस्तृत होते हुए हिमालय आते हुए यहाँ सकरा होते हुए और समुद्र में गया, और ये थोड़ा बहुत इसका टापू उभार है। ये मतलब माना जाता है कि ये हिमालय का ही विस्तार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग देखिएगा कि अगर मोटा मोटा इसको देखा जाए तो ये हिमालय का विस्तार मात्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसमें अगर इसकी सीमा हम लोग म्यांमार से देखें तो म्यांमार का एक यहाँ द्वीप पड़ता है, कोको द्वीप पड़ता है। कभी ये भारत का होता था, कोको द्वीप एक समय था कि भारत पर इसका कब्जा था। तो कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप इसका, और हम लोगों का उत्तरी अंडमान। ठीक है, इतना अच्छे लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे, आप प्लीज़ कहीं से भी कंटेंट में लाइएगा। आपको अगर नॉर्मल लगेगा कंटेंट तो बताइएगा, चीज़ों में कोई कमी नहीं होगी। कोको द्वीप जो म्यांमार का है और जो उत्तरी अंडमान है, इसके बीच में एक चैनल गुजरता है, एक पास गुजरता है, यानी आने जाने का रास्ता होता है समुद्री जो है, समुद्र के बीच में भी रास्ता होता है, निर्धारण किया जाता है जिधर से क्या होता है, पोर्ट शिप कर जाती है, नाव आती जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कोको पास कहते हैं या कोको चैनल कहते हैं। कोको चैनल कह दीजिए या कोको पास कह दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के जस्ट नीचे अगर आप लोग आएंगे तो ये कौन सा पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा मध्य अंडमान आपको। ठीक है, मध्य अंडमान पड़ेगा। मध्य अंडमान के आप लोग अगर नीचे आ जाएंगे तो आपको क्या पड़ेगा, दक्षिणी अंडमान पड़ जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान की ओर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पड़ जाएगा आपको लिटिल अंडमान। क्या पड़ जाएगा, LITTLE। ठीक है, लिटिल अंडमान, केवल अंडमान को ए लिख दे रहे हैं। तो अंडमान के हम लोगों ने 4 ऐसे बड़े बड़े द्वीप पढ़े। ऐसे तो यहाँ 200 से और ज़्यादा, 250 से भी ज़्यादा द्वीप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन पे बड़े बड़े द्वीप हैं या जिन पे लोग रहते हैं उन्हीं को हम लोग को पढ़ना होता है, उसमें भी बहुत कम, इतने ही पढ़ने हैं। अभी देखिए, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, 10 दिन आता है लिटिल अंडमान। अब एक आता है क्वेश्चन, पूछता है कि इसके और इसके बीच में कौन सा पास है, यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास पड़ता है। आप लोग के पास मैप होकर देखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास पड़ता है, इस पास का नाम है डंकन पास। ठीक है, डंकन पास यहाँ से पड़ता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे पड़ता है लिटिल अंडमान। अब निकोबार की स्थिति देखिए, निकोबार में सबसे पहले जब निकोबार शुरू होता है, सबसे पहले आता है कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार को पढ़ लिया। अब कार निकोबार से जो है, इसके बीच में एक चैनल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो कि पूछा ऐसे नहीं पूछ के ये पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच जो चैनल है वो है क्या, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री नॉर्थ चैनल है, 10 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो कहाँ पड़ती है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो पड़ती है वो पड़ती है कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य में। ठीक है, उसके नीचे कौन सा पड़ता है, उसके नीचे में हम लोग को अंडमान पड़ेगा, मध्य अंडमान, बृहद अंडमान, उसको बहुत सारा नाम है, मध्य अंडमान पड़ेगा। लास्ट में एकदम अंत में आ जाएगा ग्रेट निकोबार, एकदम नीचे ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे कौन सा वो है, ग्रेट निकोबार पे आपका एक चैनल पड़ता है जो सबसे आपकी दक्षिणी सीमा है। उस स्थान का नाम बताइए, सबसे अंतिम स्थान है, जिससे इंदिरा पॉइंट आप लोग को मैंने बताया था, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में पड़ता है। उसके बाद में क्या है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। मैंने आपको बोला था इस पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट को। तो पेपर में कुछ भी पूछे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब यहाँ आप लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक मोटा मोटा समझ लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कभी कभी पूछ लेता है कि राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दक्षिणी अंडमान पोर्ट पे पड़ती है, दक्षिणी अंडमान के क्षेत्र पे। इसी पर इसका क्या है, पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी का नाम है। यहीं पे इसका एयरपोर्ट भी है। ठीक है, इसके पास अपना खुद का एयरपोर्ट है। इसकी हाई कोर्ट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत ही इसका हाई कोर्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पे सारा जो भी है अब नॉर्मल हम लोग समझ गए, ये यूनियन टेरेटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, संघ के अंतर्गत आता है, आपको पता ही होगा। इतना चीज़ें होंगी। यहाँ 4 जनजातियाँ मोटी मोटी पाई जाती हैं। अभी लिखना चाहे लिखे नहीं, उसका अलग सेक्शन है, इसलिए नहीं लिखाएंगे, मैं खाली बोल दे रहा हूँ कि यहाँ एक सेंटलीज पाई जाती है, एक सैम्पेन पाई जाती है, एक ओरोंज पाई जाती है, एक निकोबारी पाई जाती है, और एक लिख दीजिए अंडमानी। 4-5 और भी यहाँ 1-2 हैं। ऐसी आदम जनजातियाँ भी हैं जो इंसान को मार के खा जाते हैं, वो यहीं की हैं। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़ गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब कुछ चैनल और पूछता है। सबसे पहले तो एक आता है, आप यहाँ लिख लीजिए, अगर इसे लिख लीजिए लक्षद्वीप। ठीक है, अगर ये लक्षद्वीप है और ये क्या है, मिनिकॉय है। ठीक है, लक्षद्वीप का ही ये भी क्षेत्र है, मिनिकॉय, मिनिकॉय। और यहाँ क्या पड़ता है आपका, मालदीव। ठीक है, मालदीव। ठीक है, मालदीव पड़ता है।
तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मालदीव इनमें भी कुछ चैनल पड़ते हैं। जैसे कि इसके बीच जो एक रास्ता है उस चैनल को क्या कहा जाता है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पड़ता है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ठीक है। फिर आता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ अक्षांश है, ये किसके किसके बीच में पड़ता है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो पड़ता है क्या पड़ता है, 9 डिग्री चैनल पड़ता है। 10 डिग्री चैनल अभी हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पड़ता है। और इसकी जो सबसे नीचे वाली सीमा है जिसको कहते हैं क्या आप लोग, कन्याकुमारी, वो कितने पे पड़ता है हम लोगों ने पढ़ लिया इसको 8.4, 8 डिग्री 4 मिनट पे ये पड़ता है। तो पूरा डिग्री जितना जहाँ जैसे पड़ता है ये पढ़ लिए। जो हमारा सबसे शुरुआत होती है सबसे नीचे जहाँ पे करता है आपका क्या इंदिरा पॉइंट पड़ता है, वो कितने पे है, वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। और ये भूमध्य रेखा से कितने डिस्टेंस पे है, भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब इतना सारा मैटर हम लोग समझ गए। लक्षद्वीप का थोड़ा और समझ लेते हैं। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो क्या है, कावारत्ती है, ठीक है, कावारत्ती भी लिखा मिल जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप के जो जनजाति है उन्हें वासी कहा जाता है, ठीक है, वासी लक्षद्वीप की जनजाति को, ठीक है। और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट पड़ता है वो पड़ता है कोच्चि हाई कोर्ट के अंतर्गत, जो पड़ता है केरला राज्य में, केरला राज्य के कोच्चि एयरपोर्ट के अंतर्गत इसका, अरे कोच्चि कोर्ट के अंतर्गत इसके कोर्ट आती है। पेपर में ये पूछ चुका है। यहाँ की भाषा क्या हो सकती है, अगर ये इसके अंतर्गत आते हैं, इनकी भाषा मलय प्रायद्वीप की भाषा को मान्य है। मलय कहाँ की भाषा है, मलयालम, मलयालम केरला की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ की भाषा भी यही सेम है, ठीक है। कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा कि कहाँ है कैसे है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, आराम से इसको रखिए, इससे रिलेट करा दीजिए। जैसे इसका यहाँ इसका कन्फ्यूजन बनता है कि इसका विस्तार तो इतना दूर तक है कि कलकत्ता से अगर इसके इस पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट से कलकत्ता को मिलाया जाएगा तो हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा है, वो भी कई हज़ारों किलोमीटर, लगभग कुछ नहीं होगा। तो क्या अगर इतना विस्तार भारत का जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1, 2, 3 और 4 3200 किलोमीटर, तो ये कम से कम कुछ होगा तो 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये होगा। इतनी दूर है पर इसकी सीमा इसके अंतर्गत है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि उस समय पे 3 कोर्ट हुआ करती थी। एक समय होता था कि मद्रास कोर्ट सबसे पहले, देखो कलकत्ता की कोर्ट बनी थी, फिर मुंबई की कोर्ट बनी थी, उसके बाद में एक कोर्ट कौन सी बनी थी, यहाँ मद्रास की कोर्ट बनी थी। तो उस टाइम पे कलकत्ता पे इनका ठीक ठाक अधिकार था। और जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों को पोर्ट शिप और नाव की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित चाहिए थी, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या होता था, कलकत्ता था। तो कलकत्ता से ये लोग अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना बना कर सही से रहते थे, कलकत्ता से इसको हैंडल करते थे, इसलिए इसको KKR के अंतर्गत रखते थे, ठीक है। आराम से समझिए चीज़ें, हम लोग इसको समझ चुके हैं। अभी कुछ और चीज़ें जैसे समझनी होती है, स्थलीय सीमा, जल सीमा बता दिया। श्रीलंका वाला क्षेत्र अगर आपको थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं, उसके बाद में चीज़ें लगभग खत्म हो जाती हैं। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो बचेगा वन लाइनर, ठीक है। अभी यहाँ पूछता है कि श्रीलंका के इस क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के इस क्षेत्र में, श्रीलंका के जो है अगर देखा जाए कि दाहिने साइड या श्रीलंका से आप देखना चाहे बंगाल की खाड़ी साइड, कौन सी खाड़ी पड़ती है, तो यहाँ खाड़ी पड़ती है पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि यहाँ पड़ती है, या पाक की खाड़ी पड़ती है। पाक जल संधि तो ये है, पाक की खाड़ी यहाँ पड़ती है, ठीक है, पाक की खाड़ी यहाँ पड़ती है। उसके बाद में इधर कहाँ पड़ता है, इसके जस्ट नीचे वाली साइड में, इस साइड में पड़ती है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और इसके बीच में जो है यही राम सेतु, एडम ब्रिज जिससे कहते हैं, राम सेतु, इस आधुनिक नाम में इसको जो है क्या कहते हैं, अरब जैसे जो मुस्लिम बुकें हैं, जो उर्दू की बुकें हैं, जो मुस्लिम शासकों की बुकें हैं, उन्हें उसमें ये एडम का ब्रिज मिलेगा। बट ये एडम ब्रिज इसी को राम ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे पम्बन द्वीप पड़ता है, ठीक है। यहीं पे क्या कहता है आपका रामेश्वरम है। रामेश्वरम किस द्वीप पे है, जहाँ से APJ अब्दुल कलाम थे। APJ अब्दुल कलाम के यहाँ से धनुषकोडी रामेश्वरम के पास से इधर जाने का रास्ता है। चीज़ें आराम से हम लोग पढ़ेंगे, अभी श्रीलंका उलंका सब आराम से देख लेंगे। जितना भी हमको समझना था मोटा मोटा समझ ले कि इधर मन्नार की खाड़ी, इधर पाक की खाड़ी, बीच में पाक जल संधि। तो पूछेगा पाक जल संधि किससे है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत किस राज्य से है, तो वो है तमिलनाडु का राज्य, ठीक है। आराम से चीज़ों को देख लिया हम लोगों ने नॉर्मली कि यहाँ तक सब कुछ सीमाओं को समझ चुके हैं मोटा मोटा। अब जो भी बचेगा वन लाइनर का मैटर बचेगा। वन लाइनर मैटर अगर हम लोग पढ़ लेते हैं 15-20 भारत का 20 या 25 वन लाइनर चीज़ें पढ़ लेते हैं, अभी कहिए तो इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। आप लोग नोट डाउन मार लीजिएगा जो भी हो सकेगा, और जो छूटा रहेगा अगली वीडियो में बता के चीज़ों को थोड़ा और आराम से ख़त्म कर लेंगे। जैसे कुछ ऑनलाइनर में जब सबसे पहले पूछ लेगा है, आराम से पूछ लेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत का एरिया मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा तेज़ी से रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। एरिया है भारत का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। चौथी पाँचवीं बार इसको लिख रहे हैं, ठीक है।
कितना है 3287 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का एरिया, ठीक है। अब एरिया के हिसाब से भारत दुनिया में कितने % एरिया कवर करता है? 2.4% कवर करता है एरिया, पृथ्वी का नहीं, दुनिया के जो क्षेत्र हैं, जितने भी देश हैं, उन देशों के एरिया का 2.4% है भारत, ठीक है। ये इतना, इससे आप निकाल सकते हो दुनिया का एरिया कितना है देशों का मिला के, ठीक है। रैंक क्या है? भारत की रैंक 07 आती है। कौन कौन से देश हैं भारत से जो बड़े हैं? 6 देश ऐसे हैं जो बड़े हैं। सबसे पहले आपको मिलता है क्या? सबसे पहले सबसे बड़ा देश आपको मिलता है रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? दूसरा सबसे बड़ा देश मिलता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश मिलता है क्या? तीसरा सबसे बड़ा देश मिलेगा USA। कहीं कहीं चीन भी लिखा मिलता है, लेकिन आप लोग NCERT फॉलो करिए, चीन नहीं मिलेगा NCERT में। चौथे पे आ जाइए और चौथे पे लिखिए चीन को, और पाँचवें पे लिख लीजिए आप लोग किसको? पाँचवें पे आपका आ जाएगा, आपके जस्ट आसपास का ही कोई देश होगा। रूस है, कनाडा है, USA है, चीन है, तो पाँचवें पे कौन सा देश है जो सबसे बड़ा पाँचवा देश है? बताइए। ब्राज़ील, पाँचवा ब्राज़ील है। ये कहाँ का देश है? साउथ अमेरिका का देश है ब्राज़ील। छठवें पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जहाँ अभी चल रहा है वर्ल्ड कप T20 वाला, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे हम लोग तो है ही हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। सीमाओं में मैंने आपको बता दिया था कि इधर अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है भारत की। ऐसे क्षेत्र देखेंगे तो इधर क्या पड़ता है? हिंद महासागर पड़ता है, कोई समस्या नहीं है। ये भी देख लिया हम लोगों ने, ये देख लिया। अब भारत का हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो है 121 करोड़ से प्लस है। अभी नॉर्मल स्थिति में भारत की जनसंख्या लगभग 125 प्लस होगी, 125 करोड़ से भी और ऊपर, और हो सकता है 130 के आसपास हो, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। ये देख लिया हम लोगों ने। अब देख लेते हैं भारत का जो है सबसे बड़े एरिया में राज्य देख लेते हैं। सबसे बड़े, सबसे बड़ा ज़्यादा एरिया किसका है? सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का। दूसरे पे जो एरिया आता है वो आता है किसका? मध्य प्रदेश का। तीसरे पे जो एरिया आता है वो आता है महाराष्ट्र का। और चौथे पे जो एरिया आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़े राज्य हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। और उसके बाद में पूछ लेता है, अगर जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य पूछे तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, लगभग 21 करोड़ जनसंख्या इस समय पे है। नंबर दूसरे पे देखना चाहें तो दूसरे पे उत्तर प्रदेश के बाद कौन किसकी जनसंख्या आएगी? दूसरे पे आती है महाराष्ट्र की जनसंख्या, 11 करोड़ के आसपास है। तीसरे पे आती है आपकी बिहार की जनसंख्या, ठीक है। इस तीनों को लिख लीजिएगा, आराम से आप ही के काम आएगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब जनगणना वाले क्षेत्र में नहीं घुस रहे हैं कि भारत का जो है साक्षरता दर क्या है, भारत का सेक्स रेशियो क्या है, भारत में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, इन सेक्शन को नहीं, ये अलग का सेक्शन है, इसका जनगणना वाले सेक्शन है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि भारत का सबसे पहले आराम से शुरू करते हैं नॉर्मल, कि सबसे पहले पूछेंगे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है सबको पता है, जन गण मन है, ठीक है। जनगण जनगण मन, इसे कितने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। जनगण मन को भारतीय संविधान सभा ने जो अपनाया था 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन को एज अ राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। दूसरा आता है राष्ट्रीय गीत आपका। तो राष्ट्रीय गीत जो होता है वो क्या है? वो है हमारा वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मालयाज शीतलाम जो है वो वंदे मातरम है। इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने अपनाया था। ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। पहली बार कांग्रेस की सभा में 1896 में गाया गया था, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, आराम से लिखिए, चीज़ें आप लोग रिलेट करा लीजिएगा आराम से। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान जो है, संसद का जो सत्र स्टार्ट होता है, सत्र पर डे की जो रूटीन में, उसमें क्या होता है कि किससे स्टार्ट होता है? तो कहा जाता है कि राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है, और समापन किस पे होता है? समापन करने के से पहले जस्ट राष्ट्रगीत पढ़ के बस समापन कर दिया जाता है, ठीक है। इसको देख लिया। अभी भी देख लेते हैं राष्ट्रीय पशु पक्षी जलीय जीव, ये सब पूरा नाटक जितना भी होता है सारा देख लेंगे, और हमारे काम ही आएगा। जो भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे पढ़ लेते हैं कि भारत की सबसे पहले आराम से लिख लेते हैं, नंबर 1 पे लिख लेते हैं, ये लिख लिया राष्ट्रीय गीत। अब इसके बाद लिख लेते हैं राष्ट्रीय पशु, लिख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? टाइगर है। टाइगर से पहले हमारा लॉयन होता था, लेकिन टाइगर है कब से? 1972 से। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, ठीक है। अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आप लोग सर्च करके लिख लीजिएगा, 52-53 है, ठीक है। दूसरा जो होता है राष्ट्रीय पशु के बाद राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका? राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह है,
राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चिन्ह है, आप देखे ही होंगे। ठीक है, चौथा क्या होता है आपका आ जाता है अशोक होता है, मोर हो गया, ये हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया। राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव हम लोगों का क्या है, ये क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन है। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी क्या है, राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है। कब से है गंगा राष्ट्रीय नदी, 2008-9 से। ठीक है, 2008-9 से राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है। ठीक है, कब से है, 2010 से। ठीक है, जो 10, 11, 12 हो सकता है, तो इसको मत लिखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो है कन्फर्म है। राष्ट्रीय विरासत पशु हो गया, राष्ट्रीय नदी हो गई, राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया, चिन्ह हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया। कुछ बच रहा है क्या, ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, अभी बोला कि तिरंगा है। तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसके बाद में भाषा क्या है हम लोगों की। तो भाषा जो होता है, भाषा हम लोग की 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, भारतीय हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को। सन में हमें लगता है 14 सितंबर 1950 होगा, 14 सितंबर वैसे कंफर्म है। 14 सितंबर को जो है संविधान सभा ने इसको अपनाया था। और इसमें भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो आर्टिकल दिया गया है आपको 343 से, संविधान में 343 से 351 तक भाषाओं का जो है पूरा उल्लेख है आपका। और जो है 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भारत में कितने भाषाएं दी गई हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और पहले 14 भाषाएं होती थी, फिर 3 जोड़ी गई, उसके बाद में फिर 5 जोड़ी गई। 3 जोड़ी कौन सी जोड़ी गई थी, नमक, किसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में सिंधी वगैरह सब जोड़ के, मैथिली, सिंधी, ये छोड़ के 5 8, ये पूरा जोड़ के 22 भाषाएं अभी चलती हैं। तो मोटा मोटा हम लोगों ने इसको समझ लिया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ बच रहा है। अगर कुछ बचेगा तो अगली वीडियोज़ में आपको आराम से मिल जाएगा, चीज़ों को आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके पेपर में सीधा प्रयास करेंगे फंसाएं। उसके लिए प्लीज़, अगर आपको लगती है आपके साथ मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बाकी धन्यवाद देखने के लिए, आप सभी का स्वागत है हमेशा के लिए चैनल के लिए। जो भी कोई क्वेरी हो, आप लोग मेरे अगर इंस्टाग्राम पेज पे आना चाहते हैं आइए, कोई समस्या हो तुरंत बताइए, आपको जो भी हो सकेगा हल ज़रूर करेंगे। बाकी एग्ज़ाम के आप लोग मस्त से पढ़ते रहिए, बिल्कुल डरिए नहीं। जो इंस्टाग्राम पेज है मेरा वो है स्टडी विद वैभव प्रयागराज। पूरी स्पेलिंग साफ साफ लिख दे रहे हैं, वैभव की स्पेलिंग स्टडी विद वैभव वो लिख लोगे, वैभव लिख दे रहा हूँ, VAIBHAV लिख दिए इसको, इसमें ये बी है। उसके बाद में PRAYAGRAJ। ठीक है, प्रयागराज, इसमें आराम से सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख के ढूंढिएगा, मिल जाएगा, आराम से आइए। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी, प्लीज़ मैसेज करिए, आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी जो भी मैं कर सकूँगा। बाकी चैनल को देखते रहिए, धन्यवाद।